नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान के पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज में आपको पर डे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने कल भौतिक विज्ञान के 5 प्रश्न बताए थे और आज मैं रसायन विज्ञान के 5 प्रश्न बताऊंगा। फिर कल भौतिक विज्ञान के 5 प्रश्न, फिर रसायन विज्ञान के 5 प्रश्न बताऊंगा। और ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में एचटी छपेंगे, इसलिए इनको आप बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। और इसकी मैं लास्ट में पीडीएफ भी बताता हूँ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए या मोलरता से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे कोई विलयन है, उसके 1 लीटर आयतन यानी 1 लीटर में जो विलय पदार्थ यानी घुला हुआ पदार्थ है, उसी के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहेंगे। यानी विलय के जो पदार्थ है, घुला हुआ पदार्थ, उसके जो मोलों की संख्या होगी वही उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। इसे जो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए लगाने के लिए तो उसका भी मैं सूत्र बता दूंगा यहीं पर, उसको भी आप ध्यान से बारीकी से तैयार कर लेंगे। आपको जो परिभाषा में लिखना है वो ये सूत्र लिखना है, एम इक्वल टू क्या है, एम क्या है, मोलरता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसे एम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। ये आप इतना लिखेंगे, मोलरता को परिभाषित कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और पर डे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले की, जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए आप उसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। आपको उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाना है अगर आप ये चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल वाली। तो दूसरा फार्मूला होता है m इक्वल टू WA इंटू 1000 और बटे में MA इंटू V यानी आयतन, और ये किस में होना चाहिए, ml में। ये किस में होगा, ml में। ये जो दूसरा फॉर्मूला है आप इसको भी बारीकी से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो WA लिखा हुआ है ये है विलय का, जो विलय का भार। ये क्या है, WA क्या है, विलय का भार। और ये तो HT आपको लिखना है। और MA क्या है, जो विलय पदार्थ है उसका अणुभार। MA क्या है, विलय पदार्थ का अणुभार। और ये VML क्या है, ये विलयन का आयतन है। यानी कितने आयतन में जो WA है यानी विलय पदार्थ वो घोला गया है, कितने आयतन में। यहाँ पर इतना आप ये सब तैयार कर लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता और मोलरता से टॉपिक बनते रहते हैं, इसलिए आप दोनों को बारीकी से तैयार कर लेंगे। मोलरता और मोलरता, इसमें केवल रा और ला का फ़र्क है, इसी को बारीकी से आपको ध्यान रखना है। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल M से, और मोलरता को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल m से। इसमें क्या है, उसमें आयतन था, उसमें क्या था, 1 लीटर आयतन था मोलरता में, और इसमें 1000 यानी 1 किलोग्राम विलायक है। इसमें क्या है, 1 किलोग्राम विलायक यानी जिसमें घोला जाता है। उसमें अगर विलय पदार्थ घुला हुआ है उसी के मोलों की संख्या क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे मोलरता। और मोलरता बराबर यानी m बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, क्योंकि विलायक के भार में यहाँ पर बात की गई है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले की, जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू WA इंटू 1000 और अपान में MA इंटू WB, MA इंटू WB। अब यहाँ पर मैं बता दूँ ये क्या है, ये तो आपको पता ही है। ये क्या है, विलय का भार है, और ये विलय का अणुभार। ये क्या है, विलय का
अणुभार, WA विलय का भार और MA विलय का अणुभार। और ये तो HT छापना है आपको, और W भी यहाँ पर याद रखना है। जो विलायक होगा, विलायक का भार, वो किस में रहेगा, वो रहेगा ग्राम में, यानी WB विलायक का भार है और ग्राम में ये रहेगा। आपको ये फॉर्मूला तैयार कर लेना है। इस पर आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी किताब से, या हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोल अंश या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ये जो मोल अंश और मोल प्रभाज है, दोनों एक चीज़ है, आपको बारीकी से इसको समझ लेना है। किसी विलेन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेन के उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये क्या है, काई है, इसको हम बोलते हैं काई है। जो एक्स बना हुआ थोड़ा मॉडिफाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो काई इजकल टू क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या। विलेन में कुल मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या और विलेन में कुल मोलों की संख्या। परिभाषा में आपको इतना लिखना है, और अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए या मोल अंश ज्ञात कीजिए, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। चलिए उसकी बात करते हैं। जब भी आपको मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल में पूछेगा, तो या तो ये पूछेगा कि विलय का मोल प्रभाज बताइए या विलायक का मोल प्रभाज बताइए। अगर आपको इनमें से दोनों में से कुछ भी पूछता है, तो उसके लिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख दिया है, उस पर आप लगा लेंगे। अगर विलय का पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और विलायक का पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है विलय, काई विलय बराबर क्या है, NA अपान में NA प्लस NB, NA अपान में NA प्लस NB। NA क्या है, विलय का मोल है। NA क्या है, विलय का मोल। यहाँ पर जो NA देख रहे हैं आप, ये क्या है, विलय का मोल है। और NB क्या है, विलायक का मोल। यानी विलय और विलायक आपको दिया होगा, उसका पहले आपको मोल निकालना है। मोल के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मोला हो गया है। मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भार बटे में अणुभार। इसको भी आप नोट डाउन में करके लिख लेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। उससे आप निकालेंगे, जैसे विलय का पूछा है तो विलय का भार रखेंगे और नीचे अणुभार रखकर मोल निकाल लेंगे, तो वो यहाँ पर रख देंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे, और फिर विलायक का निकाल के आप काई विलय निकाल सकते हैं, यानी विलय का मोल प्रभाज। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या है, NB क्या है, विलायक का मोल, और NA क्या है, विलय का मोल, NB क्या है, विलायक का मोल। ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। विलय का मोल प्रभाज पूछे चाहे विलायक का मोल प्रभाज पूछे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़कर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। राउल्ट का नियम, ये आप कितना भी, जितना आपके मुंह से वेरी निकलता है उतना आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी इसको मान सकते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट राउल्ट का नियम है। तो चलिए इसमें क्या है, राउल्ट के नियम में एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे कोई विलयन है, उसमें कोई उपस्थित, यानी उसमें घोला हुआ वाष्पशील पदार्थ है, उसका आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये जो आप PA देख रहे हैं, PA समानुपाती होगा काई A। PA यहाँ पर क्या है, विलय का वाष्प दाब है। PA क्या है, विलय का आंशिक वाष्प दाब है। और ये किसके समानुपाती है, काई A, यानी विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती है। यहाँ पर जो विलायक का वाष्प दाब है, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, मोल प्रभाज के, यानी विलायक के मोल प्रभाज के। विलायक का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती हो जाएगा विलायक के मोल प्रभाज के। यहाँ से आप जो कंबाइंड करके एक सूत्र निकलता है, यानी प्रोपोर्शनल का ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के बाद आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, P0A यहाँ पर लगा देंगे, या PA0 और PB0 यहाँ पर आ जाता है। इनको आप समीकरण 1 मान लेंगे। इसको आप बारीकी से एक बार देखेंगे। अब जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बारीकी से ये समझ में आ जाएगा। इनको कंबाइंड करके एक सूत्र निकलता है, चलिए उसकी बात करते हैं। जो अभी हमने 2 समीकरण बनाए हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, उससे हम निकालेंगे कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब यानी
जो दिया गया था उसी को हम जोड़ के निकाल लेंगे, यानी कुल वाष्प दाब PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। PA प्लस PB अभी हमने निकाला था, यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं PA और PB निकला हुआ है, इसी को हम क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे वहाँ पर, यानी इसको जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी को हमने जोड़ लिया है, तो हमारा कुल वाष्प दाब निकल आया है। जोड़ लेंगे भाई, जो मान था वहीं रख लिए। PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नोट काई A प्लस PB नोट काई B। ये क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब। अब यहाँ पर आपको अगर ना समझ में आ रहा है तो ये क्या है, PA क्या है, PB क्या है, PA नोट क्या है, PB नोट क्या है, काई A क्या है, काई B क्या है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट 5वें क्वेश्चन की, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा था, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है भाई इसकी सीमाएं। यह नियम अतितनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम किस पर लागू होता है, अतितनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले होते हैं। जिनमें क्या घुला होता है, अवाष्पशील पदार्थ घुले होते हैं। इसको विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं कर सकते। इसको किस पर लागू नहीं कर सकते, विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं कर सकते। यह उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुणित होते हैं, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुणित होते हैं। वाष्प दाब मापन के दौरान ताप क्रम स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तन से जो वाष्प दाब भी परिवर्तित हो जाता है। ताप अगर परिवर्तित हो जाएगा तो वाष्प दाब भी उससे परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो है ताप क्रम कैसा होना चाहिए, जो ताप होना चाहिए वो स्थिर रहना चाहिए, यानी रुका हुआ होना चाहिए। ये सीमाएं हैं, इनको भी आप नियम के साथ लिखेंगे। अगर आपको 2 नंबर में पूछा तो उस हिसाब से लिखेंगे, 3 नंबर में पूछा तो उस हिसाब से लिखेंगे, 4 नंबर 5 नंबर में पूछा तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितने नंबर में पूछा है और हमें कितना लिखना है। अब आता है हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में एज इट इज पूछा हुआ है, इसको भी आप छोटी सी परिभाषा तैयार कर लेंगे। लिखा है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, यानी क्वेश्चन है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। जब दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है तो ऐसे विलयनों को समपरासारी विलयन कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछा हुआ है, या MCQ में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लेंगे। मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो बताता चलूँगा। अभी भी इसमें इस चैप्टर में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए और आप तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो समपरासारी का मतलब है सम यानी बराबर, परासारी यानी परासरण दाब। ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है, तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। हम आपको गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। स्पेशल ट्रिक होंगी, ढूंढ के मैं लाता रहता हूँ, उनको भी आपको बता दूँगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से PDF नहीं मिलती है तो आप जाएंगे हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी इसका एक लिंक दे रखा हूँ। वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड करके या नोट डाउन करके आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको इस चैनल, यानी जो ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें हर प्रकार की आपको PDF, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड PDF मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए देरी ना करें और बिना देरी किए हुए हमारे चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करेंगे। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।